यूपी की सियासत की मुलायम परिवार में बीजेपी की सेंधमारी। मुलायम की बहू अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री की इनसाइड स्टोरी। दरअसल अखिलेश यादव को चुनाव से पहले बीजेपी ने दिया बड़ा झटका, लेकिन अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर एक ही सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर क्यों लिया अपर्णा ने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला। इस सवाल पर जानकार सूत्रों ने खुलासा किया और कहा कि उनके पति और अखिलेश का 16 साल पहले एक समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक सिर्फ अखिलेश होंगे पिता की राजनीतिक विरासत के वारिस, जबकि साधना के बेटे प्रतीक यादव नहीं आएंगे कभी भी राजनीति में। समझौते वक्त प्रॉपर्टी को भी बांटा गया दोनों भाइयों में बराबर, लेकिन अपर्णा चाहती थी डिंपल की तरह पार्टी में अपना अधिकार, और अपर्णा की इसी जिद के चलते 2017 में सपा ने टिकट भी दिया था। लेकिन अपनी हार के साथ ही अपर्णा ने अखिलेश पर वोट दिया था, हार का ठीक रहा। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस बार नहीं दिया परिवार के किसी सदस्य को टिकट। माना जा रहा अखिलेश के इसी फैसले के बाद अपर्णा आ गई बीजेपी के संपर्क में और आज औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली बीजेपी की सदस्यता। चुनाव में एक बार फिर से नमो ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 10,000 कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। नमो ऐप के जरिए मोदी ने किया कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। दरअसल चुनाव आयोग ने लगा रखी है रैली और सभाओं पर पाबंदी। ऐसे में मोदी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। जिला एवं महानगर के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया गया। मोदी ने दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए और कहा गया कि हर वोट बेहद कीमती है, हर किसी को बतानी होगी इसकी कीमत। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने एक बड़ी दुविधा भी सामने खड़ी हो गई है। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर पति पत्नी दोनों दावेदार हैं। सरोजिनी नगर की विधायक योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह और स्वाति सिंह के पति प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह। स्वाति सिंह और दया शंकर सिंह दोनों एक ही सीट से दावेदार हैं। दरअसल 23 फरवरी को चौथे चरण में होगा सरोजिनी नगर सीट पर मतदान। पति पत्नी दोनों अपनी अपनी स्तर पर प्रचार में जुटे हैं। स्वाति के पोस्टर में दया शंकर नहीं है तो दया शंकर के पोस्टर में स्वाति नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने वाली है सरोजिनी नगर की ये सीट। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। अगर बात पहले फेज की जाए तो पहले फेज के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह स्टार कैंपेनर के तौर पर शामिल हैं। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम स्टार प्रचारकों में है, लेकिन अजय मिश्र टेनी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गीत संगीत का भी प्रवेश है। सोशल मीडिया पर गीतकार संगीतकार काफी सक्रिय हैं। भोजपुरी गायक गायिकाओं की चांदी और कमाई का मौका। दरअसल बीजेपी सांसद रवि किशन लाए हैं गाना यूपी में सब्बा। रवि किशन के गाने में योगी सरकार की जमकर तारीफ की गई। 15 जनवरी को बाकायदा गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गाने को रिलीज किया था, जारी किया था। वहीं भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ का जवाब यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौड़ के गाने में बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की गई है। उत्तर प्रदेश में खूब बज रहे हैं रवि किशन और नेहा सिंह राठौड़ के गाने। उत्तर प्रदेश में रामपुर सदर विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। रामपुर सदर के बीजेपी उम्मीदवार हैं आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना को चुनौती दे सकते हैं अब्दुल्ला आजम खान। दरअसल आजम खान के पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान परिवार के खिलाफ अब तक कुल 103 मुकदमे दर्ज हुए हैं। रामपुर सदर की विधायक हैं
अब्दुल्ला की मां फातिमा अब तक जेल में ही हैं। अब्दुल्ला के पिता आजम खान, अकेले आकाश सक्सेना ने खान परिवार पर दर्ज कराई 30 एफआईआर। रामपुर सदर सीट पर अभी सपा के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। रामपुर से 9 बार चुनाव जीत चुके हैं मोहम्मद आजम खान। अब क्या उनके बेटे मैदान में होंगे? आजम खान का इस सीट पर क्या रोल रहेगा? ये तमाम वो सवाल, लेकिन सच्चाई यही कि ये सीट बेहद देश भर में सभी के निशाने पर रहने वाली है, सबकी नजरों पर रहने वाली है और मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। भाई जेल में तो बहन ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। कैराना विधायक सपा प्रत्याशी नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को जमानत अर्जी रद्द कर दी थी और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। फिलहाल न्यायिक हिरासत में कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन है, लेकिन कैराना विधानसभा क्षेत्र में नहीं होने दी जा रही उनकी कमी महसूस। हाल ही में लंदन से लौटी नाहिद हसन की 28 साल की बहन इकरा हसन और कैराना में इकरा हसन ने शुरू कर दिया घर घर चुनाव प्रचार, यानी कि डोर टू डोर चुनाव प्रचार। नाहिद की मां तसम्बुन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इकरा की चुनाव में सक्रियता से कैराना का टिकट बदलने की अटकलें हैं। अब नाहिद हसन की जगह इकरा को उम्मीदवार घोषित कर सकती है समाजवादी पार्टी। लंदन में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आई है इकरा हसन। गोवा विधानसभा चुनाव में 9 और कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान है। कांग्रेस की तीसरी सूची में माइकल लोबो लघु मामलेकर शामिल है। वहीं बीजेपी से आए पूर्व मंत्री लोबो तृणमूल छोड़कर आए मामलेकर लोबो कलंगुटे से और मामलेकर मरकैम से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पूर्व निर्दलीय विधायक प्रसाद गांवकर सेंगवेम ने कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है और बिचोलिम से मेघश्याम राउत, टीविम से अमन लोटलीकर उम्मीदवार बनाए गए हैं। पोरवोरिम से विकास प्रभु देसाई और सेंट आंद्रे से एंटनी फर्नांडिस, वहीं कानाकोना से जनार्दन भंडारी और अगर बात की जाए संखालेम सीट के तो यहां से धर्मेश सगलानी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच तलवारें खिंची हैं। अभिषेक का डायमंड हार्बर मॉडल, ममता बनर्जी का गंगा सागर मेला, दोनों मामलों में अलग अलग बातें और अभिषेक की लाइन अलग है। दरअसल सांसद कल्याण बनर्जी ने खुलकर की अभिषेक बनर्जी की आलोचना और पार्टी में अभिषेक को अपना नेता नहीं मानते कल्याण बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा गोवा में पार्टी जीती तो मान लेंगे अभिषेक को नेता। सरकार बनने के बाद उपेक्षा से दुखी हैं कल्याण बनर्जी। वहीं चुनाव के बीच एक बार फिर से ईडी छापों की आहट सुनाई दे रही है। पंजाब में अवैध बजरी खनन की जांच को लेकर छापेमारी की गई। ईडी छापों के जरिए हो रही रॉयल्टी कंपनियों की जांच। दरअसल छोटी कंपनियों द्वारा करोड़ों के ठेके लिए जाने की रिपोर्ट थी। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार के यहां ईडी का छापा पड़ा। ईडी छापों पर मुख्यमंत्री चन्नी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा ये और कुछ नहीं, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। बंगाल में भी चुनाव से पहले इसी तरह छापे मारे गए थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया। उन्होंने कहा कि छापे से कोई दोषी साबित नहीं होता। ईडी की छापेमारी से पंजाब की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो रहा है और मुख्यमंत्री चन्नी ने यहां तक कहा कि पंजाब और पंजाबी झुकने वाले नहीं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जेपी नड्डा को पत्र। त्रिवेंद्र रावत ने जताई चुनाव न लड़ने की इच्छा।
और कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के सीएम के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर दिया, ये मेरा परम सौभाग्य था। माननीय प्रधानमंत्री जी का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मुझे और प्रदेश की जनता को मिला। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और युवा नेतृत्व पुष्कर धामी के रूप में मिला। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में मुझे विधानसभा चुनाव 2022 नहीं लड़ना चाहिए। मैं अपनी भावनाओं से पूर्व में भी अवगत करा चुका हूं। धामी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने, इसके लिए पूरा समय लगाना चाहता हूं। अतः आपसे पुनः अनुरोध है, मेरा चुनाव न लड़ने के अनुरोध को स्वीकार कीजिए ताकि मैं अपने संपूर्ण प्रयास बीजेपी सरकार बनाने के लिए लगा सकूं। और बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश झालानी की खबर की। जयपुर में जल्द खोलने जा रहा जांच एजेंसी एनआईए का कार्यालय यानी कि दफ्तर। भवन की तलाश के लिए वरिष्ठ अधिकारी आएंगे दिल्ली से जयपुर और तलाश पूरी होने तक अस्थायी दफ्तर ही बना सकती है एनआईए। सीबीआई कार्यालय में स्थापित किया जा सकता है एनआईए का अस्थायी दफ्तर यानी कि टेम्पररी दफ्तर। एनआईए के ऑफिस के साथ ही राजस्थान में बढ़ेगा एनआईए का दखल। ऐसे में बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी केस की जांच कर सकती है एनआईए। लोकेश शर्मा फोन टेप प्रकरण की जांच भी अपने हाथ में ले सकती है एनआईए, क्योंकि फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण आते एनआईए के ही अधीन। हालांकि लोकेश शर्मा को है फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत और लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी है हाईकोर्ट से रोक। 24 फरवरी को होगी हाईकोर्ट में फोन टेप प्रकरण की अगली सुनवाई। इंडियन एक्सप्रेस में इकबाल सिंह चहल के इंटरव्यू का जिक्र करते हैं। उन्होंने लिखा है कि अब उतार पर दिख रही कोविड-19 की तीसरी लहर, यानी कि वो मानते हैं कि पीक आ चुका है और अब धीरे धीरे केसेस कम हो। 10 जनवरी तक पीक पर थी लहर, अब मामले काफी कम है। 7 जनवरी को दर्ज किए गए थे संक्रमण के 20,971 मामले। 18 जनवरी को दर्ज किए गए संक्रमण के 6,149 मामले। 26 जनवरी तक संक्रमण के मामले 1,000 से 2,000 रहने की संभावना है। इंटरव्यू में इकबाल सिंह चहल ने दावा किया और कहा कि 27 जनवरी से स्कूल फिर से शुरू करने की योजना है। वृहद मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल। इन एक्सप्रेस में छपे राम माधव के लेख की उन्होंने लिखा है कि शिकार की राजनीति करती है देश में कई मिशनरियां। ईसाईयत खतरे में होने का करती है प्रचार। मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेकर बड़ा खड़ा किया ताजा विवाद। कई संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस का नहीं हुआ नवीनीकरण। इसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी भी कानूनी जांच के दायरे में है। भारतीय कानूनों के अनुसार ही होती है जांच पड़ताल। भारत में ईसाई प्रताड़ित होते हैं, ऐसा प्रचार करना ठीक नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अपराध के खिलाफ युद्ध में बने थे मददगार। असीम अरुण और ब्रिजलाल अब अधिकृत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों की बीजेपी और सपा सरकारों में अंतर स्पष्ट करने में भूमिका रहेगी। बीजेपी में शामिल होने से पहले कानपुर में पुलिस कमिश्नर थे अरुण। मायावती के नजदीकी रह चुके उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल 2015 में बीजेपी में शामिल हुए। फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अरुण और ये दोनों पूर्व आईपीएस अधिकारी, जिनके कंधों पर अब जिम्मेदारी ये रहेगी कि न सिर्फ चुनाव लड़ा जाए बल्कि सपा के राज में, बसपा के राज में और अब योगी राज में क्या अंतर आया है ये जनता तक पहुंचाया जाए। असीम अरुण और ब्रिजलाल अधिकृत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए और दोनों की सरकार बीजेपी और सपा सरकारों में अंतर स्पष्ट करने में भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने से पहले अरुण बाकायदा कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे। वहीं मायावती के नजदीकी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। 15 से 18 साल के 50% बच्चों को पहली डोज लग चुकी है और ये एक सुखद आंकड़ा है।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर हौसला बढ़ाने वाली खबर को बताया है और कहा कि राह दिखा रहा युवा और युवा भारत, ये उत्साहवर्धक खबर है। आइए गति बनाए रखें। कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन की पालना बेहद महत्वपूर्ण है। हम सब इस महामारी से मिलकर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। 15 से 18 साल के बच्चे 50% वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिनको पहली डोज लग चुकी है। सानिया मिर्जा कहेंगे टेनिस को अलविदा, यानी कि संन्यास लेंगे। फिटनेस के चलते टेनिस छोड़ेंगी सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद उन्होंने फैसला किया है। संन्यास की घोषणा के साथ कहा, बॉडी अब थकने लगी है, शरीर अब थकने लगा है, प्रेरणा और ऊर्जा का स्तर भी अब घटने लगा है। इसलिए 2022 का सीजन उनके लिए आखिरी है। पता नहीं पूरा सीजन खेल पाऊंगी या नहीं खेल पाऊंगी।